संतोष सर, स्वागत है आपका शो पे। नमस्कार सर। थैंक यू अलेक्स जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर, आपने समय निकाला। सर, क्या रखता है एथर का आईपीओ? एथर कंपनी क्या है, और ये सारी जानकारी आपसे समझना चाहेंगे। बताइए सर, क्या क्या जानकारी है? देखिए, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट हो या फिर हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो, मोटे तौर पे जिन जिन चीज़ों को हम देखते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंपनी में जो अपॉर्चुनिटी आती है तो कैसे कैसे हमको देखना चाहिए। आईपीओ को भी हम उसी तरह से देखेंगे कि पहले कंपनी करती क्या है, उसके बाद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, उसके फाइनेंशियल्स देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी जो भी आईपीओ आ रहा है वो कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, पैसे कमा रही है कि नहीं, और पैसे जो कमा रही है वो अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ज़्यादा कमा रही है कि नहीं, वो भी देखेंगे। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं, 5000 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं एनएसई बीएसई पे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत कम कंपनियां हैं, लेस देन 1000 कंपनीज हैं जो कि अपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर कमाती हैं। तो वो देखेंगे, और उसके बाद हम आईपीओ में जो प्राइसिंग की गई है, मार्केट कैप कितना होगा कंपनी का लिस्टिंग के बाद, क्या प्राइस है, कौन लोग शेयर बेच रहे हैं, कंपनी के पास कितने पैसे जाएंगे, उसके बारे में देखेंगे। और ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू क्या है, हमेशा आईपीओ में देखना चाहिए कि जो पैसे कंपनी उठा रही है मार्केट से, कंपनी या शेयर होल्डर्स उस पैसे का वो क्या करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि कौन लोग शेयर्स बेच रहे हैं, प्रमोटर्स हैं कि शेयर होल्डर्स हैं, और उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में थोड़ी देखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजनेस वैल्यूएशंस की क्या जिस मार्केट प्राइस पे आपको शेयर इशू किए जा रहे हैं, क्या वो निवेश के योग्य हैं या यहाँ से भी पैसा बन सकता है। तो इन तमाम चीजों के बारे में हम आज इस आईपीओ सेक्शन में बात करने वाले हैं। जी, ठीक है। तो सर, सबसे पहले कंपनी क्या करती क्या है? देखिए, कंपनी केमिकल सेक्टर में है, और केमिकल सेक्टर ऐसे भी बहुत कम लोगों को समझ आता है, क्योंकि जो केमिस्ट्री है अमूमन लाइफ में अभी देखें या फिर हम पदार्थों में देखें, प्रोडक्ट्स में देखें, केमिस्ट्री अगर काम करती है तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, और केमिस्ट्री अगर काम नहीं करती है तो हैबिट हो जाता है। केमिस्ट्री में ये काम करती है ये, और स्पेशल जो स्पेशल केमिकल है उस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। 2013 से कंपनी का जो कॉर्पोरेशन हुआ है, उसके बाद कंपनी बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग रही है। उसके एक कारण और भी रहा है, कोविड-19 सिचुएशंस के कारण बहुत सारी कंपनियों में ग्रोथ हुआ है, क्योंकि बिजनेसेस चाइना से में आए हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। केमिकल कंपनियां वास्तविक रूप से देखिए बहुत बड़ा एक लीप हुआ है, क्योंकि बिजनेसेस इंडिया में आए हैं। और इस तरह से सीएजीआर के लिहाज से देखें तो 2019 से 21 के बीच में 50% सीएजीआर से कंपनी ग्रोथ कर रही है। इनके पास जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो 8 प्रोडक्ट है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तकरीबन 25 प्रोडक्ट होंगे इनके पास, जिस पे अपने बिजनेस एस्टैब्लिश की है। एक स्ट्रॉन्ग आर&डी टीम है कंपनी के पास, और कंपनी के जो कहने के मॉडल हैं, ऑपरेटिव मॉडल कहते हैं, वो 3 तरह के बेसिकली हैं। एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें उनकी खुद की जो आर&डी फैसिलिटी है और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग, तो दूसरे के ऑर्डर पे उनको प्रोडक्ट बनाकर देती भी है ये कंपनी। और उसके बाद एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट कंपनी करती है कि किसी कंपनी का उन्होंने उससे अनुबंध कर लिया और उन्हीं के लिए केवल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन बनाई गई, मैन्युफैक्चरिंग की लाइन बनाई गई और उनको प्रोडक्ट दिया गया। तो ये 3 बेसिकली इनके मोडस ऑपरेंडी जिसे हम कह लें कि वो हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है इनकी जो मेन केमिस्ट्री है उसमें अगर आप देखें तो इनके 4 मेन प्रोडक्ट्स हैं, जो कि 2020 में अगर देखें तो 4 MEP में ग्लोबली सबसे बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है कंपनी। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं ये, बोल के एक सेगमेंट है इनका, उसमें है। और NODT में भी लार्जेस्ट ग्लोबली मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं T2E ग्लोबली। तो जिस सेगमेंट उसके जो सबसे बड़े यानी कि मार्केट लीडर के तौर पे ये कंपनी है। हमने देखा कि बिजनेसेस एज ए होल, मतलब कंपनी का काफी अच्छा कमांड, कंपनी की केमिस्ट्री के ऊपर काफी अच्छा नो हाउ है। कंपनी जो भी काम करती है, अब उस काम से काम का जो मुनाफा देखना हमें जरूरी है।
इतनी बड़ी लीडरशिप होने के बावजूद कंपनी क्या वास्तविक तौर से कुछ पैसे कमा पाती है? तो उसमें अगर हम देखेंगे कि रेवेन्यू ग्रोथ में हम अगर देखें तो 2020 में 50% के करीब रेवेन्यू ग्रोथ, 2021 में भी सिमिलरली 49% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, फाइनेंशियल ईयर्स की बात कर रहे हैं। और 9 महीने का जो कंपनी ने P&L दिया है उसमें 32% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। एबिटा की अगर बात कर लें तो सिमिलरली जो है एबिटा में मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला है, क्योंकि केमिस्ट्री जैसा मैंने बताया कि लीडरशिप पोजीशंस में है कंपनी की, तो लीडरशिप पोजीशंस में आप बहुत चीजें कमांड करते हो बिजनेस पे, और वही चीज दिख रही है कि लास्ट पहले की 9 महीने में भी कंपनी ने अपने मार्जिन को एक्सपैंड किया है। डिस्पाइट कि आप अगर देखेंगे पूरे इस क्षेत्र में हमें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दिखा है, और इस कंपनी ने अपने मार्जिन को एक्सपैंड किया है। नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो 9 महीने में कंपनी का जो तकरीबन 83 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट रही है, जो कि लास्ट ईयर सेम जो 9 महीने की अगर बात करें तो 48 करोड़ की प्रॉफिट है। क्वांटम में यहाँ भी देखा है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं कि कंपनी ने पैसे लगाई है उस पर कितना रिटर्न छोड़ रही है। तो पिछले 3 सालों में अगर देखें 2021 से लेकर 2019 तक, तो 25 से लेकर 28% के बीच में रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये 2021 में 9 महीने में कैपिटल एम्प्लॉयड तकरीबन 22% के करीब रहा है। तो एक हेल्दी रिटर्न रेशियोज कंपनी के हैं, और कंपनी के बुक्स पे जो डेट है वो तकरीबन 235 करोड़ रुपए का है। कंपनी संतोष सर, बहुत कम समय में बहुत तेजी से मुनाफा नहीं है, इसमें कहीं चिंता नहीं लगती, डर नहीं लगती, क्योंकि बहुत छोटी सी कंपनी है और मुनाफा बड़ा अच्छा दिखा रहे हैं, रेवेन्यूज भी अच्छा दिखा रहे हैं। देखिए ग्रोथ दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ा रेवेन्यू अगर हम कह लें तो नहीं है। अगर आप देखें रेवेन्यू तो लास्ट ईयर 450 करोड़ का रेवेन्यू है, तो कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन छोटे स्केल पे एलेक्स जी मुझे लगता है कि आपको ग्रोथ के ये पैरामीटर्स मिलते हैं। जैसे कि अमूमन तौर पे अगर हम कह लें कि अगर हमारी उम्र 40 साल की है और मेरे जो है बेटी की उम्र लेट से कि 15 साल की है, तो वो एक साल बाद हम देखेंगे तो हम जिस परसेंटेज पे ग्रो करेंगे मेरी बिटिया जो है उससे ज्यादा परसेंटेज पे ग्रो करेंगे। तो छोटे स्केल पे परसेंटेज ग्रोथ, थोड़ा सा भी ग्रोथ आने से परसेंटेज ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बेस इफेक्ट का इशू होता है। और कंपनी बहुत पुरानी 2013 में कंपनी कॉर्पोरेट हुई है, और चूंकि लीडर पोजीशन कमांड करती है इसलिए ग्रोथ है। और कोविड सिचुएशन भी है, जो कि ये सारी चीजें हमको देखना चाहिए कि कोविड सिचुएशन के लिए मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये जो ग्रोथ है वो मेंटेन रहेगी। तो ये ग्रोथ शायद जैसे जैसे बेस बढ़ेगा ग्रोथ टेपर्ड होती जाएगी। ठीक है जी। अब रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी की अगर देखें तो मोटा मोटी इंडिया से जो रेवेन्यू उनका आ रहा है 2021 में 9 महीने में 37% के आसपास है। जो डीम्ड एक्सपोर्ट कहे जा रहे हैं वो तकरीबन 15% के आसपास है। और उसके बाद हम देखें कि इटली से, स्पेन से, जर्मनी से, तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस कह लें कि 65% ऑफ द बिजनेसेस आउटसाइड इंडिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वहां से है। तो रेवेन्यू डिपेंडेंसी फॉरेन करेंसी पे बहुत ज्यादा है। किन क्षेत्रों में, मतलब जो इनके यूजर इंडस्ट्री है वो कहाँ पे है, तो मोस्ट ऑफ द केमिकल्स में अगर देखा जाए जो इस कंपनी में भी दिखता है, तो जो केमिस्ट्री या जो कहने की कलर दिखता है तो ये है कि फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ये 2 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं पूरी दुनिया में जो कि स्पेशलिटी केमिकल को कंज्यूम करती हैं, लेती हैं और अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं। सिमिलरली फार्मास्यूटिकल्स में कंपनी के रेवेन्यू का सिग्निफिकेंट पोर्शन 63% के करीब है, और एग्रोकेमिकल्स में 23% है। अब इशू के बारे में देखें कि इसमें बहुत ही बारीकी से देखना चाहिए हमें कि जब भी कंपनी इशू लाती हैं तो उसमें हमेशा देखें कि ओएफएस कितना है और आईपीओ में कंपनी कितना पैसा अपने घर लेके जाएगी। तो ये जो आईपीओ जो कि चूंकि मेहम जो आईपीओ का हुआ था उसके बाद से कंपनियां पूरी सतर्क हो गई हैं। मैक्सिमम पोर्शन अब कंपनी के पास जा रहा है, एक्सपेंशन एक्टिविटी में जा रहा है, वैसा होते हुए दिख रहा है, क्योंकि टोटल इशू 808 करोड़ का होगा अगर अपर बैंड पे आता है, और उसमें 627 करोड़ रुपए के करीब जो है इसमें कंपनी में जा रहे हैं पैसे।
तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी एक्सपेंशन या वर्किंग कैपिटल या डेट रिटायरमेंट के लिए यूज कर सकती है। देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू में इसको। कंपनी का जो भाव रखा गया है 610 से लेकर 642 रुपए का है। ये भाव वाजिब है कि नहीं, ये हम वैल्यूएशन सेक्शन में देखेंगे कि ये भाव कितना वाजिब हो सकता है या यहाँ से हमें कमाई हो सकती है। और टोटल मार्केट कैप कंपनी का 8,000 करोड़ के करीब होगा। ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। जैसा कि आप बता रहे थे अलग की छोटी कंपनी है और ग्रो कर रही है। छोटी चीजें बहुत तेज से ग्रो करती हुई दिखती हैं, लेकिन वैल्यूएशंस भी रखा गया है जो लग रहा है कि मार्केट कैप बहुत बड़ा दिया जा रहा है या कंपनी कमांड कर रही है, मांग रही है। प्रमोटर्स अगर हम देखें कि शेयर होल्डिंग्स में, तो प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग्स कंपनी में प्री आईपीओ 97% के आसपास है, जो कि पोस्ट आईपीओ 87% के आसपास है। ये रिजल्टिंग होगा दो चीजों का। पहला, क्योंकि कंपनी आईपीओ में कंपनी खुद नए शेयर इशू कर रही है, तो नए शेयर इशू करने से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग्स कम हो जाती है। और उसके साथ देखेंगे कि क्या ये आईपीओ में प्रमोटर्स भी क्या कुछ बेच रहे हैं क्या। अब ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू देखिए, जैसा कि हमने बताया कि 600 करोड़ रुपए के आसपास लेके जा रही है कंपनी। वहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो प्रपोज इनके ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंपनी एक्सपैंड करने वाली है, उसमें 163 करोड़ रुपए के है। कंपनी का डेट जैसा हमने बताया कि 235 करोड़ रुपए है, उसमें से 138 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी कह रही है कि आईपीओ से जो प्रोसीड्स आएंगे उसको वो रिटायर करेगी डेट। तो ऑलमोस्ट देखेंगे तो काफी कम हो जाएगा डेट इनकी बुक्स पे। और वर्किंग कैपिटल, बिजनेस जब करते हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होता है, क्योंकि आपने रॉ मटेरियल खरीदना होता है, आपके पास इन्वेंट्री होती है। फिर जब आप सेल करते हो तो कुछ दिनों के लिए, क्योंकि तुरंत कैश में दिखता नहीं है माल, आपको कुछ दिनों के लिए ये रखना पड़ता है कि उधार जो है आएगा पैसा। अब इसमें कौन लोग शेयर बेच रहे हैं, ये भी एक बहुत ही देखना चाहिए इसमें कि प्रमोटर बेच रहे हैं क्या, कोई शेयर होल्डर्स बेच रहा है क्या। तो इस इशू में देखा जाए तो 627 करोड़ रुपए तो फ्रेश इशू है, मतलब कंपनी इशू कर रही है। उसके बाद इनके जो प्रमोटर्स हैं पूर्णिमा देसाई बोलते हैं, वो तकरीबन जो है 28 लाख शेयर की कंपनी का बेच रही है। शेयर होल्डिंग जैसा मैंने बताया कि चूंकि दो चीजें हैं इसमें जो बेचा जा रहा है प्रमोटर्स के द्वारा, उसके कारण कम हो रहा है रिजल्टेंट, और कुछ जो इशू जो फ्रेश इशू हो रहे हैं शेयर, उसके कारण कम हो रहा है। प्रमोटर्स ग्रुप्स की कुछ लोग हैं जिसमें कि 0.1 से बहुत ही कम शेयर वो भी बेच रहे हैं। तो कोई बाहर के इसमें शेयर होल्डर्स बैठे नहीं हुए हैं, कंपनी के जो खुद मालिक हैं वही लोग शेयर्स को बेच रहे हैं। और वो तो शायद मेरे ख्याल से मजबूरी भी होगी सर उसमें, क्योंकि उनको जो सेबी का नियम है कि आपको इतना नीचे लाना पड़ता है, कुछ शायद 25% बाहर रखना होगा, 75% से ज्यादा आप नहीं रख सकते, ऐसा कुछ है सर? 75%? हाँ जी हाँ, तो उसके चलते है मैक्सिमम प्राइस, मतलब बैंड है कि कोई भी शेयर जो प्रमोटर हैं वो 75% से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। ये कंटिन्यूअस लिस्टिंग में अगर आपको रहना है, तो अगर आप ऊपर रखते हैं तो आपको बाध्य होकर कंपनी को डिलिस्ट कराना पड़ जाएगा, तो उसकी बहुत बड़ी फॉर्मेलिटीज है, कॉस्ट है काफी बड़ा। तो कंपनी लिस्ट होने आई है तो इसका मतलब है कि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग जो कि अभी आपको दिख रही है कि 7% के करीब है, इसमें से भी आपको 12% बाद में फिर इनको बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके सर अगले 3 साल के अंदर मैंने ये 12% बाहर निकालना है, ये भी बेचना होगा, क्या वो एक रिस्क एलिमेंट है बाद में? ये भी एक रिस्क है। फिर से बेचने आएंगे तो क्वालिटी का दबाव मार्केट में रहेगा, और मार्केट शायद इस चीज को जानते तो है कि क्वालिटी आने वाली है, तो प्राइसेस भी उसी तरह से काउंट करके रखता है। जी ठीक है। अब बिजनेस वैल्यूएशंस की हम बात करेंगे कि बिजनेस किस तरह से दिखता है। सबसे पहली चीज, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, मतलब कंपनी का सेक्टर कितना बड़ा हो सकता है। तो कंपनी में इंडिया में जो स्पेशलिटी केमिकल मार्केट है, एक आंकड़े के अनुसार 11% के करीब या 11.25% के करीब 2020 से लेकर 2025 में CAGR से, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के लिहाज से ग्रोथ होगा। ग्रोथ रेट चूंकि कंपनी बहुत स्मॉल में है, पिछले दिनों हमने देखा कि तकरीबन के आसपास
से ग्रोथ करती है। तो अपने फैसिलिटी से सेगमेंट में बहुत तेज ग्रोथ कर रही है कंपनी, लेकिन सेक्टर उतना बड़ा ग्रोथ नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि कंपनी का जो ग्रोथ है कहीं न कहीं जाकर उसको एक हिट रोड ब्लॉक मिल सकता है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि कंपनी कभी भी कोई कंपनी इश्यू होती है, शेयर इश्यू करती है और उसका एक आंकड़ा और होता है कि मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो। जैसे हम कहते हैं कि कितना मार्केट कैप कंपनी मांग रही है, उसमें कितना सेल्स है। वो 10 से अगर ज़्यादा कंपनी इश्यू करती है तो वहाँ पर आपको रूम कम मिलता है कि आप एप्रिसिएशन, हम लोग जब कभी भी फंड में कोई चीज़ें खरीदते हैं तो हम ये देखते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप इतना तो नहीं बढ़ गया है, मार्केट ने बढ़ा नहीं दिया है, या फिर आईपीओ में कि हमें जो है हमें रूम नहीं मिले, हम जिस भाव पे लेंगे उसके बाद हम किसको बेचेंगे, वो 13 गुना से ज़्यादा है, मतलब एक हायर साइड में रखा गया है। दूसरी चीज़ मैं बता रहा था पहले कि कंपनी जो भी पैसा लेती है उधार और शेयर होल्डर्स का पैसा लेके बिज़नेस करती है, और वो पैसा उसको हम कहते हैं कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डेट एंड इक्विटी पोर्शन को लेते हैं। तो उसके बाद जो कंपनी काम करती है फाइनेंशियल ईयर 21 में 20% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है, जो कि बहुत अच्छा होता है। हम लोग मानते हैं कि एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हो, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखें तो 12% के आसपास के करीब का होगा, क्योंकि छोटी कंपनी है तो उसमें रिस्क ज़्यादा होगा, तो उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होंगे। तो 12% का है और उसके ऊपर 20% का रिटर्न छोड़ रही है कंपनी, बिज़नेस एज़ सच ठीक कर रहा है। वैल्यूएशन जब ये मांग रहे हैं, इतना वैल्यूएशन, तो पीई भी अगर हम देखेंगे तो 64 के अराउंड है। पूरे सेक्टर की अगर हम की बात कर रहे हैं, क्लीन साइंसेज है उसमें 100 के पीई चल रहे हैं, नवीन फ्लोरिन 74 का पीई है, उन्नति ऑर्गेनिक 75 के पीई पे है, पीआई इंडस्ट्री 55 के पीई पे है और फाइन ऑर्गेनिक्स 112 के। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं वो हाई पीई सेगमेंट में है, क्योंकि ग्रोथ को इसमें फैक्टर किया जाता है, इसीलिए हाई पीई देते हैं। कंपनी का जो प्राइस इशू कर रहे हैं 64 के पीई पे दिया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा प्राइसिंग के लिहाज से मुझे डिस्कम्फर्ट है, और मैं कहूँगा कि सस्ता अगर मिले ये शेयर लिस्ट के बाद डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हाई ग्रोथ में है, लीडरशिप पोजीशंस हैं और सारी चीज़ें इसमें अच्छी दिख रही हैं, कहीं से कुछ ज़्यादा खराब नहीं आ रहा है। लेकिन केवल और केवल क्योंकि बहुत पैसा कम कमाती है कंपनी, और उस पैसे से कंपनी का वैल्यूएशंस अगर देखेंगे देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, लीप डिफरेंस है, तो जो कि थोड़ा-सा डिस्कम्फर्टिंग होता है। तो मुझे लगता है कि डिस्काउंट में मिले तो आपको डेफिनिटली इसको लेना चाहिए। तो ये कह रहे हैं संतोष सर डिस्काउंट में मिले तो लेना चाहिए। फिलहाल थोड़ा सा जो ये वाले इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, वो भी बता दिए, लेकिन पॉजिटिव साइड भी बता दिया। कंपनी डेट जो है वो भी डेट फ्री हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही इसमें से रेस कर रहे हैं उसमें से वो एक बड़ा चंक उसको डेट को खत्म करने में जा रहा है। पेडिग्री बढ़िया है सर। तो ये इनके पीछे जो लोग हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उनका कनेक्शन अगर आप पीछे याद करें सर, तो अनुपम रसायन और वाली कंपनी से भी रहा था उस जमाने के, उसके सीईओ और उसके कुछ रहे थे उसके टॉप मैनेजमेंट में, और वहां से एग्जिट करके और उसके बाद से, और ये कंपनी क्लीन है, ये नई कंपनी है, ये उनके बेटे की और उनकी है, जो भी इस तरह की चीजें। टेक्निकल नो हाउ जो केमिकल के सेक्टर में है वो जबरदस्त है, तो उसकी पढ़ाई, उसकी वो सारी जानकारी, और इवन प्रोडक्ट रेंज भी जो आप जैसे बता रहे थे वो भी जबरदस्त है, क्योंकि कितनी चीजों में तो मोनोपोली है कि हिंदुस्तान में या तो कोई नहीं बनाता या सबसे ज्यादा उसके अंदर में इन्हीं का वो है। और उसी तरीके से इंटरनेशनली भी बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर में ये करीब 7 केमिकल्स ऐसे हैं जो कि इंडिया में केवल यही बनाते हैं, और ऐसे ही इंटरनेशनली भी जो आगे के टाइप्स कर रहे हैं और जिस तरीके के एक्सपेंशन के प्लान हैं वो जबरदस्त है। तो मैं कहीं सुन रहा था सर कि वो जो उनके मैनेजमेंट कह रहा था कि वो जो जब अपना बाकी का जो 12% जब वो निकालेंगे तो वो उसकी फंडिंग में जाएगा, जब वो अपनी कैपेसिटी 12 गुना बड़ा किसी फैसिलिटी पे, यानी केमिकल्स के प्रोडक्शन यूनिट की जो जगह ली है उन्होंने, या लैंड बैंक लिया है, वो 12 गुना बड़ी फैसिलिटी बनने वाली है। वो उस पे उसको खर्च करेंगे उसकी फाइनेंसिंग में, और तब निकालेंगे, लेकिन कब निकालेंगे उसकी अभी अंदाजा नहीं है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है एथर में, और आपने बता दिया। सर मुद्दे की बात, लिस्टिंग गेन आ सकता है या नहीं आ सकता है? देखिए करंट मार्केट कंडीशंस में बहुत ही कहना मुश्किल है कि लिस्टिंग गेन आएगा कि नहीं, क्योंकि हम एक वो दौर था एलेक्स जी जब हम हर चीज़ों को बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग ऑप्टिमिज्म के साथ देखते थे, लेकिन ये दौर कुछ दूसरा ही है।
अब हम पीछे की तरफ ज्यादा देख रहे हैं कि कौन सी कंपनी में हिट हो सकता है, कहाँ रोड ब्लॉक आ सकते हैं। तो उस लिहाज से ये दौर थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये कंपनी अच्छी है, वर्किंग भी अच्छी है, लेकिन जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो दौर थोड़ा डिफरेंट है। तो उस दौर में मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट कर लें, ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन एज एन होल जैसे कंपनी काफी अच्छी है। ओवरऑल कंपनी बिजनेस उसके फंडामेंटल बढ़िया है, लेकिन दौर परेशान कर रहा है। वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। तो संतोष सर कह रहे हैं कि ये वो वाला साल नहीं है जिसमें सब कुछ गधा घोड़ा जो भी आप पकड़ रहे थे, सब भाग रहे थे, सब फर्स्ट आ रहे थे। ये थोड़ा अलग साल है जहाँ पे चीजों को बहुत और डिटेल में परफॉर्म करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और तभी चीजें बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ में जुड़े और आपने ये सारी जानकारी दी। संतोष सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।